सो देखिए बच्चा लोग ना, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पर। पता है वैसे हम आपको बताएं कि जो पावर का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना, 90% प्रोडक्शन इसी मेथड से होता है, 90%। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट कराते हैं या मैग्नेटिक किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं और उस चेंज की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, वो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है। तो अब बात हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, बार बार हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले हमें पता है तो करना पड़ेगा आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो इस चैप्टर में ध्यान रहे, चैप्टर को हमने स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स से हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जानने से पहले एक नोट पॉइंट भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सो देखिए नोट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, शायद आपको याद होगा इलेक्ट्रिक लाइंस। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं ना। सो इलेक्ट्रिक लाइन को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं बच्चा लोग। क्यों कहते हैं मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं, ये मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर कोई भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर छोड़ दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जैसे जैसे लाइन है, लाइन के अलोंग ही वो चलेगा। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब जो फील्ड लाइन है वही फोर्स लाइन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वैसे वैसे फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही फोर्स लाइन है बच्चा लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही फोर्स लाइन है। और इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रिक लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बट ध्यान रहे, यह हो गया लेकिन बट मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते हैं। अगर बच्चों मैंने इससे पहले कभी बोला होगा तो ध्यान रहे, वो मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया होगा, बट एक्चुअल में कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये कोई मैग्नेटिक लाइंस है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल यहां पर है और वो मान लो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। सो इस चार्ज पार्टिकल पर, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ध्यान रहे V क्रॉस B अगर आप करते हैं सो अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ बना नहीं पा रहे, अंदर की तरफ जाएगा फोर्स। यहाँ पर अगर इस प्लेन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B, B इस डायरेक्शन में होगा, B हमेशा टेंजेंशियल होता है बच्चों। V क्रॉस B करेंगे बच्चा लोग, अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ आएगा। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है FB फोर्स, क्या वो फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है? आंसर आएगा नहीं सर, वो फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है ही नहीं। सो ध्यान रहे, अगर मैग्नेटिक लाइंस पे देखा जाए तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चलता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो चार्ज उस लाइन के अलोंग नहीं चलेगा, उस लाइन के अलोंग चार्ज नहीं चलेगा। जब उस लाइन के अलोंग चार्ज नहीं चलेगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील्ड लाइन के अलोंग नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स अगर फील्ड लाइन के अलोंग नहीं है, अगर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइन के अलोंग नहीं है बच्चा लोग, तो हम फील्ड लाइन के अलोंग को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते हैं। वो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है उस लाइन में फोर्स का डायरेक्शन या उस लाइन में फोर्स होना चाहिए, तब जाके हम उसे लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक जो लाइंस होती है यहाँ पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहना गलत है, यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे उसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आई थिंक सो आप सबको मेरा बात ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग फ्लक्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो देखिए आप सबको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करेंगे हम लोग। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है?
मैं वैसे बताऊं तो बच्चा लोग, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एग्जैक्टली वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िए, उससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं तो वहां से आइडिया लीजिए, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का पता चलेगा। तो मैं बेसिकली डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि आखिर होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, है ना। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज, या देखिए हमने यहां लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, लिखा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया known as magnetic flux through that area, magnetic flux through that area। ये पहला आधार है, पहला बात हो गया बच्चा लोग। अगर हम लोग किसी भी एरिया से अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की बात करें, ज्यादा लाइन होगा फ्लक्स ज्यादा होगा, कम लाइन होगा फ्लक्स कम होगा, तो जितना ज्यादा लाइन पास करेगा फ्लक्स उतना ज्यादा। ये जो लाइन पास करता है बेसिकली इसी को फ्लक्स से डिनोट करते हैं, और फ्लक्स हम लोग मैग्नेटिक है इसलिए 5B से डिनोट करते हैं। ज्यादा लाइन पास करेगा ज्यादा फ्लक्स होगा, कम लाइन पास करेगा कम फ्लक्स होगा। लेकिन ध्यान रहे, फ्लक्स का कैलकुलेशन, अब नंबर ऑफ लाइन तो काउंट कर नहीं सकते हम लोग, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन के लिए हम इसे थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं बच्चों। सो दूसरे तरीके से जब हम इसे डिफाइन करने लगेंगे बच्चा लोग, तो वो क्या है दूसरा तरीका? दूसरा तरीका सुनिए क्या है। हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ एरिया इज डिफाइंड एज, लिखा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ एरिया is defined as the product of magnetic field and normal area। ध्यान है बच्चा लोग, नॉर्मल एरिया लिखना जरूरी है, नॉर्मल एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एरिया के प्रोडक्ट को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एरिया के प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। किसी भी अगर एरिया से अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है तो उस एरिया से जितना मैग्नेटिक, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू उस फील्ड लाइन के नॉर्मली जो एरिया होगा उस एरिया और उस फील्ड के प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो हम अगर इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं बच्चा लोग, सो देखिए क्या मिलेगा। मैं इस इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां लिखना चाहता हूं। सो देखिए क्या होगा यहां पर। सो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, मैंने लिखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू magnetic field multiplied by normal area। that means this phi b equal to b into an is here normal area नॉर्मल होना चाहिए। मैं अभी बताता हूं नॉर्मल एरिया क्या होता है बच्चा लोग, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं नॉर्मल एरिया क्या होता है। पहले ये बात आप सबको समझ आना चाहिए, फील्ड इनटू नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। जिस एरिया से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन का तरीका है, या आप इसे डेफिनेशन भी कह सकते हैं फ्लक्स का। तो और थोड़ा आगे बढ़े अगर हम लोग यहां पे, सो बच्चों देखिए मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं यहां पे। अब देखिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया जिसमें हमें फ्लक्स का एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन का आइडिया लग जाएगा। वो क्या है देखिए, यहां पर मैंने यहां लिया एक एरिया कंसीडर किया, ये कोई एरिया है, एरिया ए, और फील्ड लाइंस इस तरह इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा। देखिए, एक होता है एरिया, एरिया वेक्टर भी होता है। जानते हैं क्या होता है? एरिया वेक्टर भी होता है बच्चों। सुनिए मैं बताऊं एरिया वेक्टर क्या चीज है। जैसे ये देखिए, मैंने ऐसे ऐसे लेके खड़ा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन। प्लेन का एरिया बोलते हैं, सॉरी प्लेन एरिया, ये सरफेस का प्लेन है ये। और एरिया वेक्टर जानते क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर को एरिया वेक्टर कहते हैं बच्चों। एरिया वेक्टर ये है, और ये होता है प्लेन। और मैग्नेटिक लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक प्लेन के। लेकिन एरिया, अच्छा बताइए, जब मैग्नेटिक लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? आंसर आएगा 0। एरिया वेक्टर से 0 बनाएगा, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान रहे, प्लेन का परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा, अब एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये होगा हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मान लो कितना एंगल बन रहा है? थीटा। सो कितना फ्लक्स होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस एरिया के कंपोनेंट्स तोड़ दिए। एक कंपोनेंट ये तोड़ा और एक कंपोनेंट्स ये तोड़ा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हमने कंपोनेंट ब्रेक किया बच्चा लोग, एक ये था और एक ये था। हमने इस एरिया के कंपोनेंट तोड़े, एक इधर और एक इधर। ये वाला जो प्लेन होगा, जो इधर वाला एरिया, इसका जो प्लेन होगा वो फील्ड के ध्यान है, फील्ड के परपेंडिकुलर है। सारा लाइन इसी एरिया से पास कर रहा है। क्या इस वाले एरिया से कोई पास कर रहा है? वो एरिया जो फील्ड के पैरेलल है, जो एरिया वेक्टर नहीं, एरिया का प्लेन जो फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल है। क्या इससे कोई फ्लक्स पास करेगा? आंसर आएगा नहीं सर, इससे नहीं पास कर। तो इस एरिया के दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आता है बच्चा लोग। तो ये एरिया ए है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ए साइन थीटा। इधर वाला कॉस, उधर वाला साइन, और इसी वाले से सारा फ्लक्स पास कर रहा है, सारा लाइन। इस वाले से कोई लाइन नहीं पास कर रहा है, तो इस वाले से फ्लक्स 0 आएगा, तो सारा फ्लक्स इसी से होगा। सो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें बच्चों, तो फ्लक्स यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू नॉर्मल एरिया। और यहां पर नॉर्मल एरिया कौन है? वो है ए कॉस थीटा। यहां पर नॉर्मल एरिया कौन है बच्चा लोग? ए कॉस थीटा। नॉर्मल एरिया बच्चा लोग कौन है? ए कॉस थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा है तो दोनों वेक्टर अगर है तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। बच्चा लोग एक बात और ध्यान रहे, यहां पर देखिए, एक बात और यहां पर ध्यान रहे बच्चों कि यहां पे सब लोग देखिएगा, बी डॉट ए ये फार्मूला सिर्फ तब लगाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में कांस्टेंट रहेगा तब। इसका मतलब हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं, दिस फार्मूला वैलिड, या दिस इज वैलिड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज uniform throughout area। पूरे एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है देन वी कैन यूज दिस फार्मूला, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये फार्मूला सिर्फ तभी लगाते हैं जब पूरे एरिया में फील्ड एक जैसा हो, पूरे एरिया में, जैसा कि यहां पर है पूरे एरिया में। और एक और बात ध्यान रहे, अगर एरिया नॉर्मल है फील्ड के तब तो सीधा फील्ड इनटू एरिया। अगर पैरेलल है, ऐसे है, अगर एरिया मान लो ऐसे पैरेलल है और फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि उस एरिया से लाइन पास ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब एरिया नॉर्मल होता है तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल होता है? नॉर्मल होता है तो आंसर आता है 0 या 180। लेकिन जब ऐसे पैरेलल होता है, जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल आता है? आंसर 90 डिग्री। तो ये जो थीटा होता है बहुत ध्यान दीजिएगा, जब परफेक्टली नॉर्मल होगा तब आंसर 0 या 180 होगा। और अगर जब ऐसे पैरेलल हो जाएगा तब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर कितना एंगल पे हो जाएगा? 90 डिग्री पे हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री पे हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने कहा ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट। अब हर बार तो कांस्टेंट होना नहीं है यार, अगर कांस्टेंट नहीं है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। तो हमने उसके लिए ये बात लिखा है यहाँ पर
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए। सो हमने यहां बच्चों लिखा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, है ना, लिखा हमने इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है देन व्हाट हैपन, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए जैसे हमने कहा कि किसी पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं हम लोग, सो लाइन ऐसे निकलती है, ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा लोग, देखिए लाइन ऐसे निकलती है और हमारा लेट ये कोई एरिया है ना, ऐसे एरिया। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कहीं भी, जैसे यहाँ ले लिया एक छोटा सा एरिया लिया हमने ds, और ये होगा हमारा ds वेक्टर, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। देखिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और मैंने अगर ds लिया तो ये हमारा ds वेक्टर है। ds वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, इनके बीच में लेट यहां पर एंगल क्या है, थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, एरिया वेक्टर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सो ऐसे केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, फ्लक्स। सो ऐसे केस में हमें फ्लक्स निकालने के लिए हमें करना ज्यादा कुछ नहीं है, हमें ये लिखना है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्मॉल एरिया ds, magnetic field is uniform in small area ds, so magnetic field is uniform in small area ds, तो छोटे एरिया ds में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस छोटे से एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देन हम लोग यूज कर सकते हैं वो यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला। देन छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ds, क्योंकि हमें पता चल गया था कि छोटे से एरिया में यूनिफॉर्म फील्ड है, जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है देन वी कैन राइट फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ds, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, B डॉट ds। और टोटल फील्ड अगर हम लोग बात करें तो फॉर टोटल फ्लक्स का अगर बात करें, सो वी कैन राइट हियर phi b equals to इंटीग्रेशन ऑफ d phi b या इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, और बच्चों इसी को हम लोग जनरल फार्मूला भी बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखें, इसको मैं ऊपर भी लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल फ्लक्स इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds, और इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल फार्मूला। ये हमारा जनरल फार्मूला है फ्लक्स कैलकुलेशन का। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का जनरल फार्मूला है बच्चों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का ये जनरल फार्मूला है, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट ds इज इक्वल टू फ्लक्स, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने का ये फार्मूला हो गया बच्चा लोग। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हमने यहां तक पहुंच गए कि यूनिफॉर्म होगा तब भी निकाल लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी निकाल लेंगे। ये फार्मूला हमेशा लगा सकते हैं, फील्ड यूनिफॉर्म हो तब भी लगा दो, नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी लगा दो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कुछ दो चार और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे बच्चों, कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, क्या है, ये सब हम लोग करके वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सो ध्यान रहे बच्चा लोग, यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट ये है। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट है सिंस फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B डॉट A, अगर हमने ये फ्लक्स का वैल्यू लिखा है, दिस इज आल्सो इक्वल टू जनरल फार्मूला की बात करें तो B डॉट ds, जहां पर ds एरिया है, ऐसा अगर हम लोग लिखते हैं बच्चों। सो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। देखिए ये जो फाई है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B and A, so it is स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना।
सो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा लोग, क्योंकि वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे बच्चों? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसका यूनिट लिखते हैं, इट्स एसआई यूनिट, देखिए इट्स एसआई यूनिट बच्चों क्या होगा? एसआई यूनिट इज, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों? इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए इसकी एसआई यूनिट होगी, यहां से अगर हम लोग देखें वैसे इसका होता तो है वेबर, वेबर इसका यूनिट वेबर होता है, लेकिन हम यहां से भी निकालना चाहते हैं। सो यूनिट हो जाएगा, बी का होगा टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट को हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर कहते हैं, या टेस्ला की वैल्यू वैसे एक और आ जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी जरूरी है फार्मूला, याद रखिएगा इसको ना, ये यूनिट से रिलेटेड बात है, ये यूनिट से रिलेटेड बात है। तो फ्लक्स का हम लोगों ने यूनिट भी लिख लिया बच्चा लोग, और बता दिया कि वो स्केलर क्वांटिटी है। एक बात और है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देखिए ये अभी लिखा तो हमने, तीसरा पॉइंट है बच्चों, लिखा तो हमने यहाँ पर कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में लिखा बच्चा लोग कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, मैक्सवेल के टर्म्स में भी हम इसे लिख सकते हैं ना, लेकिन जहां ऐसा यूनिट ये है जो हमने लिखा वो ऐसा यूनिट है। हमने कहा कि एक और पॉइंट हमने ये लिखा कि ये हमने अभी भी बोला बच्चा लोग कि ये क्या है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ध्यान रहे उसके बावजूद भी, जैसे स्केलर होता है तो बच्चा सोचता है हमेशा प्लस होगा, ऐसा नहीं है। स्केलर होने के बावजूद भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ध्यान, मैग्नेटिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो जो फाई भी होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है बच्चों। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कब क्या होगा ये भी डिस्कस करके देखते हैं थोड़ा क्या है समझ में आता हमें। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर, अब हम फ्लक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कब हम नेगेटिव मानते हैं, कब पॉजिटिव मानते हैं और कब जीरो मानते हैं ना। तो देखिए पहले तो कब मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ये सब कहानी डिस्कस करेंगे बच्चों, परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही और आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा लेट इट्स फोर्थ पॉइंट, इसमें हमने कहा देखिए ये हमने एक एरिया लिया, एरिया बच्चों, एरिया अगर है तो एरिया वेक्टर इसी के नॉर्मल होता है, प्लेन के नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें बच्चों तो आएगा BA cos 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1, आंसर आएगा BA। सच बताए तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। और मैं आपको और बताऊं, देखिए सब लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा एक सरफेस है, ये ऐसे मान लो ऐसे क्लोज है, जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए, जैसे हमने कहा हमने ये मेरा हाथ है और सरफेस ऐसे है, पूरा सरफेस ऐसे है, ऐसे मेरा हाथ ऐसे है, पूरा ऐसे सरफेस है, मतलब ऐसे स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए। जानते हैं एरिया वेक्टर किधर होता है? सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। अगर आपका लाइन अंदर से आ रहा है, अंदर से, तो अंदर से अगर लाइन आएगा तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, अंदर से लाइन आएगा तो एरिया वेक्टर फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो ध्यान रहे, जब भी कभी थीटा का वैल्यू 0 हो या एरिया वेक्टर फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, इस फ्लक्स को बोलते हैं फ्लक्स आउट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे बोलते हैं फ्लक्स आउट, जब सरफेस से बाहर निकले। और फ्लक्स आउट, ध्यान रहे, हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। फ्लक्स आउट क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। और आउट होने का कहानी सिर्फ 0 डिग्री पर नहीं होता है, ध्यान रहे, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ध्यान रहे, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स फाई बी पॉजिटिव कब होता है जानते हैं? व्हेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हो। 0 से 90 कुछ भी हो, फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा बच्चा लोग। क्या आएगा? पॉजिटिव। अगला बात करता हूं मैं, एक और बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा चलो वही एरिया है,
लेकिन हमने कहा इसका एरिया वेक्टर इधर है। आपको बच्चा बोलता है सर आप कैसे एरिया वेक्टर इधर लेते हैं उधर लेते हैं, वो भी बताऊंगा। और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में है। ऐसे केस में सुनिए, ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिर आप सबको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप थीटा की बात करें तो 180 आएगा। अगर आप यहाँ पर फ्लक्स का बात करें आएगा ए बी कॉस 180, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ए बी। माइनस साइन हटा के देखें तो मैक्सिमम, माइनस साइन लेके देखें तो मिनिमम फ्लक्स, माइनस साइन लेके देखें तो मिनिमम, माइनस साइन हटा के देखें तो मैक्सिमम फ्लक्स। यहां पर फ्लक्स नेगेटिव भी आ रहा है। अच्छा सुनिए, पहले एरिया वेक्टर की बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, हमने कहा जैसे हमने ऐसे बोला था, हमने कहा हमारा सरफेस ऐसे ऐसे लाइन इधर जा रहा था, मैंने कहा सरफेस से बाहर निकल रहा। अब हमने कहा नहीं ऐसे मोड़ दीजिए इसको। हमने कहा हमारा सरफेस ऐसे है, हमारा सरफेस ऐसे है बच्चा लोग, हमारा सरफेस ऐसे है। अब इधर से फ्लक्स लाइन जा रहा है। अब बोलिए क्या हो, सरफेस के अंदर जा रहा है ना। अब सरफेस हमारा ऐसे है, ये सरफेस के अंदर जा रहा है, मेरा बात समझ। और तो एरिया वेक्टर इधर होगा सरफेस से बाहर, और फील्ड वेक्टर अंदर जा रहा है। इसका मतलब अब फील्ड अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, बोलिए। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स इन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लक्स इन। और जो फ्लक्स इन होता है ना, फ्लक्स इन होता है, फ्लक्स इन इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसे नेगेटिव मानते हैं बच्चों, फ्लक्स इन को हमेशा नेगेटिव मानते हैं। और जानते हैं नेगेटिव फ्लक्स लाने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, मैं यहां से हटा रहा हूं। अच्छा जिन ध्यान रहे, अगर किसी बच्चे को वीडियो में कोई ब्लर है, डाउट कुछ भी लग रहा है, आप शाम तक आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके एकदम सेम वीडियो देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको सुनाई देगा कि हाँ मैंने आपको ऐसा समझाया था ना। ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना है आपको। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, बस कोशिश करिए, फोकस रहिए, समझ आना चाहिए बात को, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों। सो हमने कहा कि अगर फ्लक्स का बात करें कि नेगेटिव, देखिए नेगेटिव कैसे होगा। हमने कहा कि ध्यान रहे, लिखा इफ फाई बी इक्वल्स टू नेगेटिव इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट जो थीटा होता है इट शुड बी इन बिटवीन 90 एंड 180। 90 से ज्यादा एंगल हो जाएगा तो फ्लक्स नेगेटिव आने लगेगा। फ्लक्स नेगेटिव का मतलब वो अंदर एंटर कर रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव मतलब वो सरफेस से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों। एंड लास्ट एंड देखिए लास्ट केस क्या है, अगर हमारा सरफेस ऐसे है बच्चों, ऐसे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, या अगर कोई दिमाग लगा बोलेगा सर नीचे भी हो सकता है, हाँ नीचे भी हो सकता है। मैग्नेटिक लाइंस इधर है, देखिए मैग्नेटिक लाइंस इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है बोलिए यहाँ पर 90। थीटा जब 90 हो जाए और अगर सरफेस ऐसे है, लाइन ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा लाइन। ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है। आई थिंक सो ये बात सब बच्चों को समझ में आया होगा, किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। फ्लक्स हम लोग कैलकुलेशन आपको सिखाए कि फ्लक्स कहां और कैसे होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में कहीं कोई दिक्कत है बच्चा लोग, नहीं। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए मेरी बात। एक चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वैसे दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम, है ना, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। सो देखिए बच्चा लोग, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म होता क्या चीज है। सो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म का बात करें बच्चों, अगर हम लोग देखिए गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, लिखा गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस थ्योरम को ध्यान रहे, गॉस थ्योरम को जानने के लिए बच्चों देखिए, गॉस थ्योरम को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों लोग देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग बोलते थे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोजेस बाय द क्लोज सरफेस, ऐसा लिखते हैं बच्चों। सिमिलरली इन मैग्नेटोस्टैटिक या इन मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर द क्लोज सरफेस, यहां भी क्लोज सरफेस की बात करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स m इन, m क्या है यहां पर, पोल स्ट्रेंथ
पोल स्ट्रेंथ। एम को यहां पर बच्चों बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। एम जो यहां पर है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। सो अब हम इसी गॉस थ्योरम को मैग्नेटिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने कोई भी क्लोज सरफेस लिया, कोई भी, देखिए मैं इसी का एक्सप्लेनेशन बात कर रहा हूं, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे, कोई भी, जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा, जितने, ऐसा तो हो नहीं सकता नॉर्थ हो साउथ ना हो, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैग्नेटिज्म में। जब सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंपलसरी है कि दोनों पोल होना है, और दोनों पोल होना है तो अगर हमने नॉर्थ पोल को मानते हैं प्लस एम तो साउथ पोल को हम मानते हैं माइनस एम। इसका मतलब इसमें अगर एम इन कैलकुलेट किया जाए तो जीरो आएगा और ये होगा ऑलवेज। अगर एम इन ऑलवेज जीरो है बच्चों तो गॉस थ्योरम जब भी कभी मैग्नेटिज्म में लगाएंगे हम, गॉस थ्योरम जब भी कभी मैग्नेटिज्म में लगाएंगे सो लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस B डॉट ds इज इक्वल टू m in, मतलब जीरो इंटू म्यू नॉट, एंड फाइनली दिस क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। और ये बात लिखा हमने ऑलवेज, क्या लिखा हमने, ऑलवेज। इसका मतलब अगर आप गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म लगाएंगे बच्चों, मैग्नेटिज्म, सो आप हमेशा ये देखेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्लोज सरफेस अगर आप लेते हैं तो उसमें दोनों पोल आना कंपलसरी है, नॉर्थ पोल भी आएगा और साउथ पोल भी आएगा। यहां तक आई थिंक सो क्लियर है सबको। अगर आप तो यहां तक क्लियर है बच्चा लोग, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अब लोग हम मिलते हैं अगली क्लास में।